नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भाग 13। पिछले भाग में आपने सुना कैसे गार्डन ने मऊ का दौरा करते समय नायब थानेदार बने आनंद राय की लंबी दाढ़ी को लेकर आलोचना के साथ उसे अपमानित भी किया। डाकू कुंवर सागर सिंह झांसी की जेल में बंद था, जहां बख्शीश अली दरोगा था। कमिश्नर स्कीन से बातचीत के दौरान उसने अच्छे भोजन और हथकड़ियों का बोझ कम करवाने का इंतजाम किया, जिसे बख्शीश अली ने समझा कैदी के साथ रियायत करनी है। इसका फायदा उठाकर सागर सिंह भाग गया। स्कीन ने इस पर बख्शीश अली को जूतों की ठोकरों से मारा। इन दोनों के साथ हुए अपमान की खबर रानी को भी मिल चुकी थी। ऐसे ही गार्डन ने एक हिंदू गृहस्थ की बारात में दूल्हे को घोड़े से उतारा, जो लोगों को नागवार गुजरा। अली बहादुर ने पीर अली से मिली तात्या जवाहर सिंह और रघुनाथ सिंह के आने की खबर को गार्डन तक पहुंचा दिया। इस बारे में और अधिक खबर का पता करने के लिए उन्होंने मोतीबाई को खुदा बख्श से छिपकर गाने के बहाने से अपने पास बुलाया और उससे रानी के बारे में कुरेद कुरेद कर पूछते रहे। भविष्य में उसे महल की खबर लाकर बताने के लिए भी कह दिया। मोतीबाई ने नवाब के यहाँ से विदा ली तो महल जाकर रानी को अली बहादुर के अंग्रेजी सरकार के जासूस होने की खबर देकर आगाह किया। अब आगे। घर आते ही खुदा बख्श मिला। मोतीबाई ने आड़ लेने का प्रयत्न किया। खुदा बख्श ने कहा, मेरे सौभाग्य का संदेशा अभी अभी पीर अली ने दिया, इसीलिए चला आया। बहुत दिनों से कान में मिठास नहीं पड़ा। एक बात सुनने को पधारिए कहकर मोतीबाई बैठक में चली गई। खुदा बख्श बैठक के कोने में बैठ गया। मोतीबाई ने समाधान में बत्ती जलाई और इटलाती सी बैठ गई। उसी ने बात शुरू की। मैं थकी मांदी हूं, इसीलिए बात जल्द समाप्त हो जाए तो मेहरबानी होगी। जितने के लिए आया था वह तो पा लिया। अब यह विनती है कि आप घर ही में रहें और मुझे सेवा करने की इजाजत दें। मोतीबाई मुस्कुराई। आंख के कोने में एक मधुर कलोल हुई और बोली, अर्थात मैं आपकी कैद में रहूं? खुदा बख्श हर्षोन्मत्त हो गया। मैं आपका कैदी बनकर रहूंगा। इस प्रकार की बात आपने कितनी स्त्रियों से की है? खुदा जानता है, मुझको कहने की जरूरत नहीं। मैं भी जानती हूं, मगर एक वायदा करना होगा, ईमान को बीच में करके। मैं असमत इज्जत वाली औरत हूं, मेरा भी खुदा जानता है। मुझको मालूम है, इसीलिए इतने बरसों सहा और आंसुओं की नदियां बहाई। आंसुओं की नदी या नदियां बहाने वालों से मैं दूर रहना चाहती हूं। मैं अपना खून बहाने को तैयार हूं। उसी का ईमान लेना है। ईमान देता हूं, खुदा को बीच में करता हूं। बदलिएगा नहीं। बदलने की बात मन में आते ही अपनी गर्दन छुरी से रेत डालूंगा। मोतीबाई मुस्कुराई। अपनी आंखों में उसने जादू पैदा किया। बोली, नवाब अली बहादुर की नौकरी कर सकेंगे? खुदा बख्श ने उत्तर दिया, कर सकूंगा। आपके हुक्म से सब कुछ कर सकूंगा। वैसे किसी की भी नौकरी न करने की ठान रखी थी। अब प्रण तोड़ूंगा। काम क्या करना पड़ेगा? नवाब साहब या पीर अली ने आज तक नहीं कहा। मैं कहती हूं, मोतीबाई ने आदेश के ढंग पर कहा, आपको जासूसी का काम करना होगा। जासूसी का काम? कैसी जासूसी? रानी साहब के पास कौन कौन आते हैं, किस मतलब से आते हैं, क्या बात करते हैं, कौन से ढंग रचते हैं, अंग्रेज सरकार के खिलाफ कहाँ क्या हो रहा है, इन बातों का पता लगाना होगा। नवाब साहब इस सेवा के बदले में काफी देंगे और अंग्रेज सरकार से दिलवाएंगे।
बड़े बड़े साहब से हाथ मिलाने का और अपनी तरक्की करने का आपको मौका मिलेगा। खुदा बख्श तमा उठा, हिल गया, माथे की नसें फूल गई, कंठ रुद्ध हो गया। मोतीबाई ने संतुष्ट होकर यह सब देखा। खुदा बख्श मुश्किल से बोला, मुझको आपने बहुत कमीना समझा है। मैंने सिपाहीगिरी की है। अपने राजा की कृपाओं का मेरे ऊपर उतना ही बोझ है जितना उनकी ज्यादती का। मगर मैंने आपको ईमान हारा है। अब तक किसी उम्मीद पर जीवन को टिकाए था, अब कोई जरूरत नहीं। जाता हूं। सवेरे खुदा बख्श का नाम भर बाकी रह जाएगा। अगर भूले बिसरे कभी बन पड़े तो मिट्टी की कब्र पर एक आध फूल डाल देना। खुदा बख्श खड़ा हो गया, मुंह फेर कर जाने को हुआ। मोतीबाई ने लपक कर हाथ पकड़ लिया, बोली, किवाड़ बंद कराइए, फिर सुनिए। कुछ बाकी रह गया है? बहुत। खुदा बख्श कांपते हुए पैरों गया, किवाड़ बंद करने के लिए सिर बाहर निकाला। कोई खड़ा था, भाग गया। खुदा बख्श ने नहीं पहचाना। उसने पहचानने की परवाह भी नहीं की। बैठक में आकर खड़ा हो गया। कहिए, अब क्या बाकी है? बैठकर सुनिए। ना, इसके लिए ईमान नहीं दिया। मोतीबाई हंसी, मोतों की लड़ियां सी छिटक गईं। खुदा बख्श पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोतीबाई ने परख लिया, वह और हंसी। यदि मैं अनुरोध करूं कि आप रानी लक्ष्मीबाई की नौकरी करें तो आपके ईमान को कैसा लगेगा? आप क्या मजाक कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, मैं अपने ईमान की सौगंध खाती हूं। फिर वह बात कैसे कही? बतलाऊंगी। पहले मेरी इस बात का जवाब दीजिए। रानी साहब की सेवा में तो अपना सिर चढ़ा दूंगा, मगर अब मौका ही क्या आना है? आएगा। मुझसे पक्की बात करिए। पक्की ही कहता हूं। कोई अंग्रेज पूछे तो उससे भी कह दूंगा। कदापि नहीं, किसी से मत कहिएगा। नवाब साहब से बिल्कुल नहीं, पीर अली से भी नहीं। हम्म। क्या? पक्का वायदा रानी साहब की सेवा के लिए करिए। मेरी जबान ही क्या वायदा करेगी? मेरा रोम रोम वायदा करता है। अब मुझको भरोसा हो गया। मैंने अली बहादुर साहब की नौकरी और जासूसी के संबंध में इसलिए पूछा था कि देखूं आप कितने पानी में हैं। परीक्षा ले ली, आप सफल हुए। कुछ करके दिखलाऊंगा, तब कहिएगा। तभी और कुछ भी कहूंगी। मोतीबाई मुस्कुराई। खुदा बख्श की हसरत जागी। कभी तो कह सकूंगा कि अब मैं आपका कैदी हो गया। मोतीबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर अभी कैद की घड़ी नहीं आई है। जिस दिन रानी साहब स्वराज्य कायम करके उत्सव मनाएंगी, मैं आखिरी बार नाचूंगी और उस दिन आपकी कैद में हो जाऊंगी। तब तक आपकी और मेरी अस्मत दोनों की उस देवी के हाथों रहेगी जो झांसी की रानी कहलाती है और कहलावेगी। उस नर्तकी का मुखमंडल उस समय दिव्यता से भर गया। खुदा बख्श सिपाही था, उसका खून जोश खा गया। मुट्ठी बांध कर बोला, ऐसा ही होगा भाई जी। मुझको कभी चूकते पाओ तो मेरे मुंह पर थूक देना। महारानी साहब से कह देना कि खुदा बख्श उनका पुराना नौकर है, सिपाही है। जब उसकी जरूरत पड़े वे बस कहला भर दें। अपने सीने पर गोली खाने के लिए तुरंत आ खड़ा होगा। वेतन या भत्ते का नाम न लेना। 2 वक्त खाने के लिए उन्हीं का दिया हुआ मेरे पास अभी काफी है। मुझको आज बहुत खुशी है, मोतीबाई ने संयत स्वर में कहा। मैं रानी साहब को कल ही सुनाऊंगी, मगर अर्ज है कि नवाब साहब और पीर अली से मत कहना। मुझको किसी से कुछ नहीं कहना है, यकीन रखिए। परंतु पीर अली के बाबत अंत में आप देखेंगे कि आपका भ्रम था। खुदा बख्श चला गया। दूसरे दिन रानी को मोतीबाई ने सब समाचार दे दिया। रानी जब से
घुड़सवारी के लिए बाहर निकलने लगी, तब से वह मर्दानी पोशाक करने लगी थी। सिर पर लोहे का कुला, ऊपर साफा, उसका एक खूंट पीछे फहराता हुआ, कचुकी के ऊपर सटा हुआ अंगरखा, पैजामा, अंगरखे और पैजामे पर कसी हुई पेटी, दोनों बगलों में पिस्तौलें और दोनों ओर बर्तलों में तलवारें। कभी कभी इतने सब हथियारों के अलावा नेजा भी हाथ में साध लेती थी। इस पर भी घोड़े को बहुत तेज चलाने में कसर नहीं लगाती थी। उनको काठियावाड़ी घोड़े अधिक पसंद थे और सफेद रंग के खास तौर पर। घोड़ों की उनकी विलक्षण पहचान थी। उन्हें कुला लगाकर साफा बांधने में एक असुविधा अवगत होती थी, लंबे केशों की। विधवा थी, इसीलिए महाराष्ट्र की प्रथा के अनुसार बाल मुंडवाने में कोई बाधा न थी। अपने केशों का कोई मोह था ही नहीं। सोचा काशी जाकर मुंडन करा लें, पर्यटन हो जाएगा और काशी में बैठकर उस ओर की राजनैतिक परिस्थिति का आभास मिल जाएगा। एक भावना और थी, जिस घर में माता ने जन्म दिया था उसके दर्शन भी मिल जाएंगे। खोज करने पर मालूम हुआ कि बिना डिप्टी कमिश्नर की अनुमति के काशी यात्रा के लिए नहीं जा सकती। अनुमति के लिए गार्डन को अर्जी दी गई। उसके पास दीवान जवाहर सिंह इत्यादि के रानी के पास आने जाने की खबरें पहुंच चुकी थी। वह चिढ़ा हुआ था। दूसरे अपने अधिकार को करारे रूप में लाने का अभ्यासी था। काशी यात्रा के लिए जो अर्जी दी गई थी वह उसने अस्वीकृत कर दी। जिसने सुना उसी के जी को चोट लगी। रानी ने प्रण किया, मैं केश मुंडन तभी कराऊंगी जब हिंदुस्तान को स्वराज्य मिल जाएगा, नहीं तो शमशान में अग्निदेव मुंडन करेंगे। उनकी यह भीषण प्रतिज्ञा उनकी सहेलियों को मालूम थी। वे सब इस प्रतिज्ञा पर प्रसन्न थी। उनको पसंद न था कि ऐसे सुंदर बालों का कुसमय क्षय हो। दामोदर राव रानी के प्रगाढ़ स्नेह में पल रहा था, पढ़ रहा था। कोई निज माता अपने गर्भ प्रसून को इतना प्यार न करती होगी जितना वह दामोदर राव को चाहती थी। समय अपनी प्राकृतिक गति से चला जा रहा था। इसी में रानी की योजना भी समृद्धि और पुष्ट होती जा रही थी। कहाँ क्या हो रहा है इसके समाचार उनको निरंतर मिलते रहते थे। वह युद्ध सामग्री तैयार करने वाले कारीगरों को एकत्र करने की योजना पर बहुत जोर देती थी और यह हो रहा था। इस ओर रानी के जासूस और विश्वसनीय सहायक काम कर रहे थे, उस ओर नाना और राव के तथा बहादुर शाह और अवध के साथ सहानुभूति रखने वालों के लोग अपने अपने काम में जुटे हुए थे। बिहार बंगाल में भी स्वाधीनता की आग सुलग रही थी। महाराष्ट्र, मध्य देश, बुंदेलखंड, उत्तर हिंद तो मानो उसके पलने ही थे। यहाँ तो स्त्रियां भी काम कर रही थीं। रानी ने देखा कि लोगों को इकट्ठा करने का समय आ गया है। वह जानती थी कि ऐन मौके पर तुरंत इकट्ठा करना दुष्कर होगा, इसलिए वे सबको एक बार एकत्र करके तब योजना को आगे बढ़ाना चाहती थी। हर काम की एक योजना वे पहले बना लेती थी, तब व्यवस्था के साथ उसको व्यवहार का रूप देती थी। इसलिए उन्होंने दामोदर राव का जनेऊ करना निश्चित किया और उसके समारोह में जगह जगह से प्रमुख लोगों का जमाव करके आगे के कदम की बाबत परामर्श करना तय किया। इस काम के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत थी। नकद रुपया उनकी गांठ में न था। दामोदर राव 6 वर्ष का हो चुका था, 7वीं लग गई। इस वर्ष में जनेऊ होना ही चाहिए। योजना भी इस स्थिति में आ गई थी कि इस वर्ष में एक महान सम्मेलन का किया जाना जरूरी था। मोतीबाई इत्यादि ने समाचार दिया कि अंग्रेजों की हिंदुस्तानी सेना में काफी असंतोष फैल गया है। रानी ने पुरोहित को बुलाकर मुहूर्त सुंघवाया। मुहूर्त निकलने पर गार्डन को अर्जी दी कि दामोदर राव के नाम से जो 6 लाख रुपया खजाने में जमा है उसमें से उसके जनेऊ के लिए 1 लाख रुपया दे दिया जावे। पहले तो गार्डन की इच्छा अर्जी को तुरंत खारिज कर देने की हुई। फिर सोचा हिंदुओं की यह कोई जरूरी रस्म है, इसलिए अंतिम निर्णय को स्थगित कर दिया। उसने लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। अली बहादुर से खोजा। उन्होंने कहा ब्राह्मणों में यह रस्म लाजमी है। सेठ साहूकारों से पूछा। उन्होंने कहा अनिवार्य है,
अंत में फैसले को अपने पेशकार की सम्मति पर छोड़ा। पूछने पर पेशकार ने कहा, हुजूर, ऊंची जाति के हिंदुओं में, विशेषकर ब्राह्मणों में, यह रस्म किसी प्रकार भी नहीं टाली जा सकती। कमिश्नर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछा। अंत में गार्डन की मर्जी पर इस शर्त के साथ छोड़ा गया कि अगर झांसी शहर के 4 भले आदमी जमानत दें तो रुपया दे दिया जाए। गार्डन ने रानी को सूचना दी, खजाने में जो रुपया जमा है वह दामोदर राव नाबालिग का है। यदि बालिग होने पर दामोदर राव ने सरकार पर दावा कर दिया तो सरकार को रुपया अपनी थैली में से देना पड़ेगा। इसीलिए झांसी शहर के ऐसे 4 आदमियों की जमानत दीजिए जिनमें मेरा मन भरे। रानी को इस अपमान पर जितना क्षोभ हुआ, उसकी मात्रा का माप उस मानसिक बल से लग सकता है जिसकी सहायता से रानी ने उस क्षोभ को दबाया। अपने ही रुपए के लिए ऐसे 4 भले आदमियों की जमानत जिनमें मेरा मन भरे। अंग्रेजों के केंद्रीयकरण के गार्डन के अहंकार की हद हो गई थी। झांसी की प्रमुख जनता कुछ इसी तरह सोच रही थी। झांसी में 4 क्या 52 बड़े बड़े आदमी थे। रानी की जमानत देने के लिए सब तैयार हो गए। कुछ ने तो खुदा बख्श और दीवान रघुनाथ सिंह से यहां तक कहा, अर्जी देने की क्या अटक पड़ी थी, इतना रुपया तो हम ही लोग नजर कर सकते हैं। परंतु रानी को अपने रुपए के लिए हट था। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जो भले आदमी जमानत देने के लिए गार्डन के सामने हाजिर हुए वे थे लाला भीमावाले, मगन गंधी, मोती खत्री और श्याम चौधरी। गार्डन उनको हतोत्साहित करना चाहता था। बोला, सोच समझ कर काम करना। बालिग होने से 3 बरस के भीतर तक दामोदर राव दावा कर सकेगा। उन लोगों ने विश्वास दिलाया कि यदि जरूरत हो तो हम लोग नकद जमानत दाखिल कर दें। गार्डन को झेप मालूम हुई, इसलिए उन लोगों की साधारण जमानत पर उसने रानी को 1 लाख रुपया दे दिया। नियुक्त समय पर समारोह हुआ। दूर दूर के लोग इकट्ठे हुए। झांसी की जनता की ही बहुत बड़ी संख्या थी। नवाब अली बहादुर भी शरीक हुए। शुभ मुहूर्त में दामोदर राव का जनेऊ हो गया। लोगों ने खुशी खुशी नजर भेंट की। काफी रुपया जमा हुआ। दावत पंगत हुई, गायन वादन और दुर्गा का नृत्य। इसके बाद चुने हुए लोगों की बैठक। रानी लक्ष्मीबाई सफेद साड़ी पहने एक जरा ऊंचे आसन पर बैठी। आसपास उनकी खास सहेलियां। जरा फासले पर नाना साहब और उनके भाई तात्या टोपे, जवाहर सिंह, रघुनाथ सिंह, खुदा बख्श इत्यादि। रानी ने कहा, जिस सफलता के साथ आप लोगों के सहयोग से यह छोटा सा यज्ञ हुआ, उसी सफलता के साथ उस बड़े यज्ञ की पूर्ति होनी चाहिए। नाना बोला, अच्छे कारीगरों और बढ़िया सामान का प्रबंध हो गया है। यज्ञ की सामग्री ढोने वाले पशुओं और अश्वमेघ के घोड़ों का भी इंतजाम कर लिया गया है। तात्या, मैं जरा सीधी भाषा में बात करना चाहता हूं। कर सकते हो। सब अपने ही अपने हैं। बाहर स्त्रियों का कठोर पहरा है। काम की बात करके अधिवेशन को समाप्त कर दिया जाएगा। उत्तरी और पूर्वी हिंदुस्तान में अथक काम हो रहा है। अंग्रेजों ने जिन कारतूसों को आरंभ में जारी किया था, प्रतिवाद को देखकर लगभग बंद कर दिया है। परंतु उनके कारण जो घृणा उत्पन्न हुई थी वह बिल्कुल कम नहीं हुई है। अब अंग्रेज हिंदू सिपाहियों को तिलक टीका लगाए हुए परेड में नहीं आने देते। इस कारण हिंदू सिपाहियों में घोर खिन्नता फैल गई है। तात्या ने कहा, खुदा बख्श, यहाँ की फौज के मुसलमान सिपाहियों में भी बहुत जोश है। उनके दीन को बर्बाद करने का जो काम चर्बी वाले कारतूसों ने जारी किया था वह ऐसा नहीं है कि कतई तौर पर बंद हो गया हो। तात्या, एक दिन था जब अंग्रेजों के प्रतिनिधि अपने मस्तक को बादशाह के पैर रखने की जगह बतलाते थे। अब हमारे सबके सिर पायदान बनते जा रहे हैं। कलाकारों की कला, कारीगरों का शिल्प और अनेक लोगों की रोटी गई। अब धर्म ईमान की बारी आई है। देश और जनता की रक्षा का समय आ गया है।
मेरी समझ में थोड़ा काम अभी और करने की आवश्यकता है। रघुनाथ सिंह, आपकी जो आज्ञा हो। वैसे हम लोग बुंदेलखंड से ही आरंभ करने को तैयार हैं। अभी नहीं। ओरछा, अजयगढ़ और छत्रपुर के राजा बालक हैं। इन राज्यों के प्रबंध पर अंग्रेजों की छाप है। इसके सिवाय क्रांति का लग्गा लगवाते ही डाकू और बटमार चढ़ जावेंगे। हमारी जनता ही इन उपद्रवों से पीड़ित होगी। जब तक हमारे पास मजबूत सेना नहीं हो गई है, तब तक हम लोगों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अंग्रेजों की सेना परास्त करने के साथ साथ इन जन पीड़ितों का भी तो दमन करना पड़ेगा, अन्यथा जनता का क्षोभ अंग्रेजों के सिर से टलकर हम लोगों के सिर आवेगा। हिंदुस्तानी सैनिकों को अपनाने का क्रम जारी रखना चाहिए। जब मन भर जावे तब हाँ कही जावेगी। रानी की सम्मति से लोग सहमत हुए। मऊ छावनी से लेकर मेरठ छावनी तक और मेरठ छावनी से लेकर दमदम बारकपुर की छावनियों तक विविध प्रकार के लक्षण दिखलाई पड़ने लगे। मऊ, मेरठ, बारकपुर इत्यादि छावनियों में साधु और फकीर विविध प्रकार के वेश और रूपक धारण करके क्रांति का कार्य करने लगे। ग्वालियर की छावनी में नारायण शास्त्री उस मेहतरानी को गाना गवाते ले गया। सिपाही उसके नाचने गाने पर रीझे। समाप्ति पर पैसे देने लगे। नर्तकी ने पूछा, आप लोग सेंधिया सरकार के नौकर हैं या अंग्रेज के? अंग्रेज के? अंग्रेजों का नमक खाने वालों का पैसा नहीं छूती। और वह इठला कर चली गई। उन लोगों ने नारायण से कहा, यह कौन है? बड़ी घमंडिन मालूम होती है तो बैरागिन। परंतु झांसी की बाई साहब के राज्य की लड़की है। नारायण शास्त्री ने कहा, उनका राज्य तो चला गया। अंग्रेजों ने बेईमानी से ले लिया, फिर लौटेगा। छावनियों के सिपाही समय पर चुपचाप परेड पर जाते, चुपचाप ड्यूटी करते, परंतु भन्नाए हुए। अंग्रेजों को ऊपर की तह चिकनी और समतल दिख रही थी, नीचे के कोलाहल का उनको पता न था। हिंदुस्तान एक सपने में उनकी चुटकी में आया, सपने में ही चुटकी में बना रहेगा और यह सपना कभी न टूटेगा। वे लोग इस बात को नहीं जानते थे, उन्होंने कभी इस बात को नहीं जाना कि हिंदुस्तान जीता भले ही आसानी के साथ जावे, लेकिन बहुत समय तक इसको मुट्ठी में रखे रहना असंभव है। बाहर से आए हुए शासकों को इस देश को पराजित करने में बहुत समय नहीं लगा। शान के साथ अपना अभिषेक करवा लिए, राजगद्दियां भी तोड़ी मरोड़ी, परंतु शासक की हैसियत से उनका इस देश में रहना केवल छावनी का प्रवास मात्र रहा। असल में जनता को रुष्ट, असंतुष्ट और क्षुब्ध करके यहाँ तो क्या संसार के किसी कोने में कोई भी राज्य नहीं कर सकता। फिर इस देश की जनता व्यक्तित्व मग्न और महासंस्कृतिमयी है, बहुत दिनों तक कदापि विदेशी शासन को सहन नहीं कर सकती। इसीलिए उसकी अंतरात्मा आसानी के साथ उस समय के स्त्री पुरुष नेताओं की बात सुन रही थी और मन में गांठों पर गांठें बांधती चली जाती थी कि कब अवसर मिले और सिर के बोझ को उतार कर फेंक दे। गार्डन और स्किन इत्यादि अंग्रेज सोचते थे कि यहाँ के लोग दब्बू हैं, जनता एक भेड़िया दसान है। थोड़ा वेतन पाने वाले बहुसंख्यक हिंदुस्तानी, मोटी रकमें समेटने वाले अल्पसंख्यक अंग्रेजों को सदा अपना सहयोग देते रहेंगे। अंग्रेजों का सब स्वार्थ कार्य शास्त्रीय और वैज्ञानिक ढंग पर चल रहा था। केवल चल ही नहीं रहा था, किसी ढंग पर भी तो वह था मानव प्रकृति का, भारतीय जन प्रकृति का अध्ययन और विश्लेषण। रेल तार जारी हो गए, नहरें खुदी, तालाब सुधारे गए, डाकुओं और बटमारों का दमन हुआ। किसान सुबीते से अपनी खेती काटने लगे, व्यापारी अपना रोजगार करने लगे। मंदिरों मस्जिदों में लोग अपने विश्वास के अनुसार श्रद्धा भेंट कर उठे। कुछ पाठशालाएं और मदरसे भी खुल गए, सड़कें बनी, उन पर पेड़ लगे, पंचायतें टूटी, अदालतें खुली, कानून का बर्ताव हुआ। परंतु अंग्रेजों ने यह न समझा कि हिंदू मुसलमान मन ही मन मना रहे हैं कि हमारा खोया हुआ अधिकार फिर कब और कैसे हमारे हाथ में आवेगा।
हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।